नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली शो में सुनील सर के साथ जो हम करते हैं। और इसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगले हफ्ते के लिए, अगले 15 दिन के लिए क्या बड़े फैक्टर्स हैं जो मार्केट को प्रभावित करेंगे और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। लास्ट वीक में क्या बड़ी घटनाएं हुई जिनका असर आगे आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। तो आज के शो में हम बहुत ज़्यादा डेटा लोड आपको नहीं देंगे, आज थोड़ी बातें करेंगे, क्योंकि पिछले इतने दिनों से हमने आपको जो डेटा लोड दिया उसको आप थोड़ा डाइजेस्ट करिए, समझिए वो एक दिन का डेटा नहीं था। आज कुछ ज़्यादा बातचीत होगी, तो उसको उसके थ्रू समझने की कोशिश करें, क्योंकि लास्ट वीक 2-3 बड़ी घटनाएं हुई हैं। आरबीआई का रेट कट, करेंसी 90 के ऊपर और पुतिन साहब आए, तो ये सब ऐसी घटनाएं हैं जिनका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो एक सरसरी तौर पर नज़र डालते हैं कि लास्ट वीक क्या हुआ था मार्केट में, तो उसके बाद हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। तो आपने देखा कि जिसको कहते हैं ना 9 दिन चले अढ़ाई कोस, मतलब घूम फिर के वहीं खड़े हुए हैं। 26,000 के ऊपर टिक नहीं पा रहे हैं, जितनी बार ऊपर कोशिश करता है उतनी बार पिटाई हो जाती है। तो आप चाहे लार्जर मार्केट देखें, चाहे निफ्टी 50 देखें, दोनों की वही हाल है। बैंक निफ्टी अपना एक स्ट्रेंथ बना के वहीं खड़ा हुआ, ना वो आगे जा रहा है ना वो पीछे जा रहा है। तो वो 0-0 प्लस में हमने इसलिए रखा कि वो कहीं जा ही नहीं रहा, वहीं पे है। मिड और स्मॉल कैप में ज्यादा फॉल है, मतलब 500 में से 350 स्टॉक नेगेटिव है। और एक डेटा आज मैंने पढ़ा जिसमें 50,000 करोड़ से ऊपर से लेकर के नीचे तक के मार्केट कैप में एवरेज फॉल 22 से 24% की है। इतनी बड़ी नेगेटिविटी अभी भी मार्केट में, डिस्पाइट कि हमने न्यू हाई बना रखा है। दो सेक्टर थे, आईटी चला क्योंकि करेंसी थोड़ी स्ट्रांग हुई तो एक मोमेंट्री मूव आया, और ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा नंबर्स आए थे क्योंकि 1 तारीख को, तो वो थोड़ा सा मूव में था। बाकी डिफेंस जो सबसे प्रोमिनेंट थीम थी उसमें 2.5% की गिरावट है लास्ट वीक, और पीएसयू बैंक में भी प्रॉफिट बुकिंग की गई। ये है आपका नंबर इंपॉर्टेंट। पिछले हफ्ते 10,000 करोड़ की एफआईज ने सेलिंग की, लेकिन डीआईज ने लगभग 20,000 करोड़ की बाइंग की। उससे इंपॉर्टेंट ये है कि 2025 कैलेंडर ईयर में एफआईज ने 2,82,473 करोड़ की सेलिंग की है, और डीआईएस ने उससे दुगने से ज्यादा 7,28,000 करोड़ की बाइंग की है। लास्ट ईयर यानी कैलेंडर ईयर 2024 में एफआईज ने 3 लाख करोड़ से स्लाइटली ऊपर बिक वाली की थी, और अभी दिसंबर का महीना बाकी है। तो मतलब ना चाहते हुए भी वो मैच हो जाएगा। भले ही उन्होंने लास्ट सेकंड हाफ में काफी कम टोन अपना डाउन किया था, लेकिन लगभग लगभग तो हम फिर 3 लाख करोड़ पहुंच रहे हैं। तो ये पूरा एक बिग पिक्चर है, और इसी से जुड़े हमारे आज के हैं 3 सवाल, और ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल ये है कि अब एक बार फिर उम्मीद बन रही कि 10 तारीख को ट्रेड एग्रीमेंट पे बातचीत हो सकती है यूएस और इंडिया की। ये इस कॉन्टेक्स्ट में होगी कि पुतिन साहब की विजिट अभी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। और इतने दिन से सन्नाटा शायद इसीलिए था कि पुतिन आने वाले थे, जब वो जाएंगे तो हम बातचीत बढ़ाएंगे। दूसरा है कि इतनी मिड और स्मॉल कैप में हैवी सेलिंग के बावजूद तो निफ्टी का जो हाई बना है वो एक मिथ जैसा लगता है कि यार हाई बन भी गया लेकिन कोई खुश नहीं है, सबके पोर्टफोलियो में अभी रेड है। तीसरा क्वेश्चन है कि रेट कट हो गया है आरबीआई की तरफ से, और डॉलर 90 टच करके लगभग उसी के आसपास है, उसका क्या इम्पैक्ट इकोनॉमी पे, मार्केट पे होगा। ये 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है। और आज आज मजेदार बात यह कि हम लोग जो है बिल्कुल चटपटी डिस्कशन करेंगे, और उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का बिहेवियर अब यहाँ से क्या होने वाला है। तो जो 3 महत्वपूर्ण हमने क्वेश्चन रखे हैं, आप चाहे जिस सीक्वेंस में हमें समझाइए। तो पहले मैं लेता हूं कि आपने जो डेटा दिखाया था उसमें से जो बात हम पहले अगले हफ्ते की बात कर लेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते का डिस्कशन तो हमें पिछले साल का डिस्कशन से जुड़ के देखना चाहिए। बस एक हफ्ता कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता है, मगर आने वाले हफ्ते के लिए मैं खास कहूंगा कि एक बिग पिक्चर वाली नंबर वही है कि फेड का रेट कट होगा या नहीं होगा। वो 88% फेड की रेट कट की बात है। मगर इंडिया के लिए मेरा मानना है कि वो ठंडा हफ्ता होगा, क्योंकि वो रेट कट का असर इंडिया के ऊपर कुछ नहीं पड़ने वाला है। बिकॉज अल्टीमेटली उस रेट कट से नॉर्मली क्या होता है कि रेट कट का एक डॉलर का वीकनिंग का स्टोरी और इमर्जिंग मार्केट के फ्लोज बढ़ेंगे उसके कारण, और उधर आपकी रिटर्न्स फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स बढ़ेगी। ये नॉर्मल नैरेटिव होती है। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें कि एज इट इज एफआईएस को इंडिया में दिलचस्पी नहीं है, तो भले ही इमर्जिंग मार्केट में पैसा है वो क्यों इंडिया में डाले। तो वो एक बात है। सेकंड है कि एस डॉलर का जो वीकनिंग का स्टोरी है, क्योंकि अभी भी
99 के आसपास चल रही है, जो 107 108 का पीक था उसका। अभी भी डॉलर का वीकनिंग स्टोरी है, मगर इंडियन रुपी का भी वीकनिंग स्टोरी है। ये बहुत अजीब बात है। नॉर्मली डॉलर की स्ट्रेंथनिंग के साथ रुपी वीकन होता है तो मान लेते हैं। अब डॉलर वीकन हो रहा है मगर रुपी और भी वीकन हो रहा है। तो इसीलिए यस इसकी जो आउटलुक इंडिया के ऊपर है वो क्यों बदलेगी, क्योंकि अनलेस उनको लगा कि और ज्यादा डिप्रेशन नहीं होगा। उसके ऊपर बाद में डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि वो एक वन ऑफ द टॉपिक्स आपने चुना है। मगर तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि ये ठंडा हफ्ता होगा, और इनफैक्ट खाली हफ्ता ठंडा नहीं होगा, मेरे लिए महीना ही ठंडा होगा। बिकॉज एफआईएस की छुट्टी में जाने की वक्त है, और इस टाइम में वो ज्यादा कमिटमेंट नहीं लेते हैं, बिकॉज उनका एक हॉलिडे मूड में होता है, और ज्यादातर प्रॉफिट बुकिंग पे उनकी ध्यान होती है। क्योंकि वो बोनस जो मिलता है हेज फंड मैनेजर को, वो कैश प्रॉफिट से ही बन सकता है, खाली एनएवी को लेकर कोई बोनस नहीं दे सकता। बिकॉज फिर हो गया और कल करेक्शन हो गया, फिर इवन द कंपनी हैज नॉट मेड मनी। करेक्ट। तो नॉर्मली ये दिसंबर 15 से ही आपको एक सेलिंग प्रेशर शुरू होता है हर साल। ये हर मार्केट में होता है, इंडिया में भी होता है। बट इस साल मेरा मानना है कि ठंडा, मैंने क्यों बताया कि जो नॉर्मली दिसंबर की सेकंड हाफ में सेलिंग होगी वो नहीं होगी उतनी। बिकॉज जहां पे प्रॉफिट बनाया वहीं पे वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ना। इंडियन मार्केट में क्या प्रॉफिट बनाया उन्होंने, डॉलर टर्म्स में कुछ नहीं। देखिए रुपी का अभी निफ्टी का वाईटीडी क्या 10-11% है, और उस रुपी का डिप्रिसिएशन 6% है। तो उनको हाथ में डॉलर टर्म्स में 3-4% ही मुनाफा बना है। वेरा साउथ कोरिया में उनका 60% बना, चीन में बहुत ज्यादा बना। तो प्रॉफिट बुकिंग उधर होगी, और वो ज्यादातर कैश में बैठेंगे, बिकॉज फ्रेश एलोकेशन करने के लिए उनको कुछ ट्रिगर चाहिए। वो ट्रिगर अभी इमीडिएटली सामने नहीं आएंगे, बिकॉज आरबीआई ने भी कह दिया कि मैं रुपी को डिफेंड नहीं करूंगा। तो कॉन्फिडेंस ऑन करेंसी आरबीआई की तरफ से नहीं है, कि आरबीआई ने एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। उस स्पीच में भी देखे उन्होंने कुछ करेंसी के बारे में कुछ नहीं कहा। उसके पहले भी उन्होंने कहा था कि हम खाली वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करेंगे, हम कोई रुपी का लेवल को डिफेंड नहीं करेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस नहीं दिलवाता है कि रुपी की और वीकनिंग हो सकती है, ना हो सकती है, वो दूसरे फैक्टर्स होंगे, मगर आरबीआई जरूर उसके बारे में कुछ नहीं करेगी। वो एक बात है। सेकंड जो बात है रुपी के ऊपर जो हवा है वो है टैरिफ का हवा। क्योंकि टैरिफ इतनी हमारे ऊपर असर आ गया है, तो एक रुपी का डिप्रिसिएशन बनता है टू काउंटर द टैरिफ। तो एफआईएस अगर पैसा डाल रहे हैं, उनको अगर गवर्नमेंट उसको करती है, मगर मेरे पोर्टफोलियो में वो डिप्रिसिएशन का इंपैक्ट नेगेटिव होगा, तो अब मैं क्यों इंडिया में पैसा डालूं, राइट। तो उनके ट्रिगर जो होंगे वो शायद जनवरी के अर्निंग सीजन से कुछ ट्रिगर्स आ सकते हैं, अगर वो दिखाते हैं कि 2026 वाली साल बेहतर होगी। जब तक वो खबर नहीं आती है, एफआईएस कुछ खास इंडिया के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। ओके। और एक बात है कि अब गवर्नमेंट ने फिजिकल तौर पर इनकम टैक्स का कट कर दिया, जीएसटी का कट कर दिया, आरबीआई ने लिक्विडिटी का भरपूर दे दिया, रेट कट भी कर दिया, सीआरआर कट भी कर दिया बैंक्स के लिए। अब अस्त्र क्या बाकी है जिससे वो कुछ स्टिमुलस, अब ये सब स्टिमुलस का, क्योंकि सम ऑफ दीज आर रीसेंट, क्योंकि जैसे बताया सितंबर 22 को जीएसटी कट लागू हुई थी, अब रेट कट अभी है। तो अगले क्वार्टर में क्या ये जो गवर्नमेंट के अस्त्र इस्तेमाल किए थे थ्रू आरबीआई और थ्रू गवर्नमेंट, इनका कोई असर दिख रहा है कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर? भाड़ में जाए जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि एक एफआईआई निवेश कर रहा है कॉर्पोरेट ईपीएस के ऊपर, और वहां पे जैसे हमने पिछली बार भी बात किया, ये रियल जीडीपी ग्रोथ का कुछ मायना नहीं है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो एक्चुअली गिर रही है। सो अभी क्या है कि मैं कह रहा हूं कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं करने के लिए कुछ इंडिया में ज्यादा बना नहीं, और मगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट बनने के लिए भी कुछ खास चीज नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दिसंबर ठंडा ही चलेगा। और एक कारण है इसका डीआईएस का। मैंने स्टडी किया है डीआईएस की फ्लोस की पैटर्न। तो हर क्वार्टर में क्या कहते हैं कि मिडिल ऑफ द क्वार्टर, यानी अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, मिडिल ऑफ द क्वार्टर से ही वो अपना कैश को डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि अर्निंग सीजन की रिजल्ट्स धीरे धीरे सामने आती है, और जहां पे गाइडेंस अच्छी लगती है उनको, वो स्टॉक खरीदते हैं। तो पीक होता है नवंबर, जैसे मिडिल मंथ ऑफ द क्वार्टर में, और उसके बाद गिरता है, बिकॉज दिसंबर या अप्रैल में जून, या जुलाई अगस्त सितंबर,
इस महीने में वो कैश बैलेंस को बिल्ड कब करते हैं और कुछ भी डिप्लॉय करना है तो सेफ लार्ज कैप्स में लगाते हैं ताकि उधर फ्री फ्लोट ज्यादा है, और जब पोर्टफोलियो को अगले क्वार्टर के रिजल्ट से उनको बदलना होगा तो ज्यादा उनको एक मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक को बेचने वक्त उनकी बिकवाली के कारण ही स्टॉक गिरता है, बिकॉज फ्री फ्लोट बहुत कम होती है, तो वहां पे वो बेट्स नहीं लेते हैं। तो ये पिछले हफ्ते का आपने देखा कि अभी भी स्मॉल कैप वीकेस्ट है और मिड कैप वीकर है, क्योंकि इस महीने में ऑलरेडी लार्ज कैप्स की ओर अपना ध्यान देना शुरू कर दिया और कंटिन्यू कर दिया। मैं शुरू नहीं कहूंगा, बिकॉज अगर एक साल की बात करें, और मैं डेटा देख रहा था, एक साल में क्या हुआ है, ये जो मैं कह रहा था वही हुआ है। दैट इज लार्ज कैप्स सेंसेक्स और निफ्टी हैज गिवन अबाउट 10 to 11% रिटर्न, मिड कैप हैज गिवन 6%, स्मॉल कैप हैज गिवन -6%। करेक्ट। तो मेरा यही है कि अभी दिसंबर महीने में वो अपना कैश बैलेंस, एंड ये नवंबर का भी और अगले हफ्ते में वो भी आ जाएगा कि म्यूचुअल फंड की इनफ्लोस कैसी रही, तो उस इनफ्लो से आप मायना लगा सकते हैं कि दिसंबर में कुछ खरीदारी होगा कि नहीं। अगर वो पिछले महीने जो था 25,000 करोड़, क्योंकि उसके पहले महीने 35 था, 20% गिर के 25,000 हुआ था इक्विटी का, प्योर इक्विटीज का इनफ्लोस, वो इस महीने के नंबर देखेंगे नवंबर के कैसे है, उसके बेसिस पर थोड़ा हम डिसाइड कर सकते हैं कि दिसंबर में कितना डिप्लॉय करेंगे DIIs। मगर दिसंबर इज अ मंथ फॉर कैश बैलेंस अक्यूमुलेटिंग, ताकि जनवरी के अर्निंग सीजन में वो जो पसंदीदा स्टॉक उनको या सेक्टर दिखते हैं उसके लिए उनके पास फायर पावर चाहिए। तो या वो कैश से होता है या वो लार्ज कैप से होता है, तो वहां से वो इजीली डाइवर्ट कर सकते हैं तो जो सेक्टर्स अच्छी परफॉर्म कर रही है, राइट। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगले ये 2-3 हफ्ते ही मार्केट के लिए एक कंसोलिडेटिंग मार्केट होगा, जहां पे सेक्टर रोटेशन होगा, क्योंकि प्रॉफिट जहां पे बना, अभी PSU बैंक का देखा आपने एक नेगेटिव, उसका खाली ये कारण था, गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि हम वो FI का कैप को बढ़ा नहीं रहे, नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि उसके पहले वो बिल्डअप हुआ था कि हो रहा है इसलिए थोड़ा बाइंग हुआ था। जब वो खबर आ गई कि कैसे ना, बाय ऑन द रूमर सेल ऑन द फैक्ट, तो रूमर बढ़ रही थी तो PSU बैंक को खरीद रहे थे। जब फैक्ट आ गई, गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया, पार्लियामेंट में क्लैरिफाई किया, तो इसमें दे कैन नॉट बी लाइंग दैट, तो वो डेफिनेटली उसकी थोड़ी हवा कम हुई बस। तो वही था कारण, तो ये प्रॉफिट बुकिंग की सिलसिला चलेगी। तो इसलिए शॉर्ट टर्म आउटलुक ऑफ द मार्केट मेरा ख्याल में इट इज गोइंग टू बी, और डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स को भी, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां होती है, क्रिसमस हॉलिडेज होती है, तो एक वॉल्यूम से कम होता है। एक क्वेश्चन मेरा एक जैसे हमने आज एक डॉलर निफ्टी देखा, तो वो अपने हाई, जैसे निफ्टी ने अपना हाई टच कर लिया, लेकिन डॉलर निफ्टी का जो हाई है वो 8% नीचे है, तो FIs को नो डाउट पैसे बने नहीं, वो चार्ट आपने भी देखा होगा। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि म्यूचुअल फंड में आप अपने एक्सपीरियंस में बताइए, आपको 4 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, म्यूचुअल फंड में जो लोग मिड और स्मॉल कैप में है उनका पैसा नहीं बन रहा है, और वो SIP लेकिन वो कंटिन्यू किए हुए हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि साल 1.5 साल तक जब नहीं रिटर्न बनता तो एक चिंता होने लगती है रिटेलर को, और वो फिर SIP में रिफ्लेक्ट होती है? कब उनका पेशेंस टूटता है, कब वो कैपिचुलेशन पे आ जाते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में अभी भी 3 साल का रिटर्न SIP का पॉजिटिव ही है। यस, यस, राइट। तो मेरे ख्याल में वो 65% ऑफ SIP बुक जो होती है वो 5 years प्लस की होती है। ओके। तो अगर 3 साल में नेगेटिव हुआ तभी वो 5 year वाला सोचता है कि क्या मैंने गलत चुन लिया, तो वो अभी एक्चुअली आप देखें ना तो वो नजदीक नहीं है। अभी कोई नाराजगी का वक्त नहीं दिख रहा है, क्योंकि एट द सेम टाइम रेट कट के कारण आपको देखा आपने ना 105 बेसिस पॉइंट्स बैंक ने पास ऑन कर दिया है रेट कट को, यानी अपने ऑल्टरनेटिव स्कीम्स में जो है। और क्या है कि कौन से परफॉर्मिंग एसेट क्लासेस है जहां पे दिख रहा है कि लोगों का दिलचस्पी बढ़ रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर ETFs में, वो डेटा भी आपने देखा होगा। तो मेरे ख्याल में अभी तक वो वक्त नहीं आया है कि लोग अपने मिड एंड स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस से नाराज होकर कुछ प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ SIP ऐसी बातें कुछ करने का वक्त अभी नहीं है। अगर 1 साल और ऐसे चलता है तो 3 ईयर का रिटर्न में वो असर आ सकता है। मगर मेरा मानना है कि इंडियन मार्केट
आपकी सिचुएशन एक साल के लिए आप ये नहीं सोच सकते कि और एक साल आपकी एफआईएस की 3 लाख करोड़ की बिकवाली होगी। तो सेकंड कंसिडरेशन है कि एफआईएस का और एक तीसरा साल 3 लाख करोड़ का बिकवाली हुआ, तब आपको ये स्थिति थोड़ी गंभीर हो सकती है। मगर मेरा एक मानना है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो कहते हैं ना, जो मार्केट्स 50-60% बढ़ गए हैं हमारे कॉम्पिटिंग मार्केट्स, उनका जो एक प्रॉफिट बुकिंग और आके इंडिया को थोड़ा डाइवर्शन फ्लोज आएंगे। और मैं नहीं मानता हूं कि एक साल तक हमारी ट्रेड डील अटक के रहेगी। कहीं ना कहीं कुछ सॉल्यूशन, मे नॉट बी परफेक्ट सॉल्यूशन आएगा। और दूसरी बात है कि इसमें हमारा भी थोड़ा एक सिचुएशन है कि इट्स नॉट इन आवर हैंड्स, क्योंकि अगर रशिया के साथ जो ट्रंप ने एक जो प्रोग्राम बनाया है टू ट्राई टू सॉल्व द वॉर, अगर वो सॉल्व होती है, इटसेल्फ इज अ बिग पॉजिटिव फॉर इंडिया, कुछ वो एडिशनल 25% टैरिफ तो हट जाएंगे। ट्रेड हो या ना हो, उसका लगाने का कारण था इंडियन ऑयल परचेसेस फ्रॉम। तो अगर वो रशिया के साथ सिचुएशन होगी ठीक, और वो वॉर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया एक साल की टाइम फ्रेम में, तो ये 25 तो जाने चाहिए ना उसको, अब फिर कोई मीनिंग नहीं होता है, राइट। तो इसलिए मेरा मानना है। और सेकंड इज, एक चैलेंज भी है सुप्रीम कोर्ट, यूएस सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ्स के ऊपर, उसका भी रिजल्ट आपको देखना है। तो ऐसा नहीं कि डूम एंड ग्लूम का स्टोरी है। तो नेक्स्ट ईयर में डेवलपमेंट के तौर पर डेफिनेटली मुझे लगता है कि मार्केट और एक साल इतनी खराब रिटर्न नहीं देगी, स्पेशली स्मॉल कैप्स में। ओके सर, अब चूंकि ट्रेड डील वाली बात आप बीच में आगे, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा सेकंड क्वेश्चन भी था। पुतिन आए यहाँ पे और घूम घाम के गए, पब्लिकली ऐसी कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं आई कि कोई बहुत बड़ी डील हुई हो, लेकिन शायद इतने आए थे तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, हमें अभी पता नहीं क्या है। शायद ट्रंप वाले लोग जो यूएस है वो इंतजार कर रहे थे कि ये वाली विजिट हो जाए तो हम फिर बात रिज्यूम करें। बात हो रही कि 10 तारीख को दोनों टीम बैठेंगी और बातचीत करेंगे। ट्रंप चूंकि जिस तरह के सेंटिमेंटल आदमी है, वो किसी बात पे भी नाराज हो सकते हैं। तो अब हमें नहीं पता, लेकिन उनको हो सकता पता हो कि पुतिन के साथ क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या डील्स हुई हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। और प्लस जो आपने रशिया यूक्रेन में की, जिसमें ट्रंप कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अभी लास्ट खबर जो आई थी कि जेलेंस्की गुस्सा होकर चले गए थे कि आप मेरा एक पार्ट उनको देना चाहते हैं रशिया को, जो मैं एग्री नहीं कर रहा हूं। तो वो डील भी ना बहुत इफ बट लगे हुए हैं। आज कभी लगता है कि हो ही जाएगी, फिर लगता है कि नहीं होगी। बड़ा अजीब सा एक सिचुएशन बना हुआ है। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस लाइट में हमें समझाइए कि हमारी जो ट्रेड डील होने की संभावना है कि 10 तारीख को बैठक होगी, उसमें क्या क्या आपको पॉसिबिलिटीज लगती हैं। हमें नहीं पता होगी कि नहीं होगी, लेकिन हम लोग गेस कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें डिस्कस हो सकती हैं। देखिए, वो तो और एक राउंड है डिस्कशन का। मेरा मानना नहीं है कि ये दिसंबर 10 से कुछ खास निकलेगा, ओके। बिकॉज ये कंटिन्यूइंग बातचीत है। और जो रेड लाइन्स है ना, वो बहुत दिक्कत वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट किसी हाल पर विद यूपी इलेक्शन ड्यू सम टाइम इन द नेक्स्ट कपल ऑफ 27 वीक्स, फार्मर लॉबी, फार्मिंग रिलेटेड इशू में पॉलिटिक्स डोमिनेट्स इकोनॉमिक्स। में। ओके। और यूएस के लिए देखिए, हम यूएस एग्रीकल्चर के ऊपर 34% का टैरिफ लगाते हैं, ताकि वो यहाँ कॉम्पिटिटिव ना बन जाए। अगर वो टैरिफ को हटा दिया तो आसानी से यूएस प्रोडक्ट्स यहाँ खरीद लेंगे लोग ना। तो टैरिफ का कारण हम लगा रहे हैं टैरिफ, ये यूएस का टैरिफ नहीं है, ये इंडिया का टैरिफ है। कोई ये नहीं सोचता कि इंडिया भी टैरिफ लगा रही है कुछ चीज के ऊपर, राइट। तो वो टैरिफ हमारी फार्मिंग इंडस्ट्री को, जहाँ पे कितने 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज सम वे कनेक्टेड टू द एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर, राइट। तो इट इज नॉट एट ऑल अ पॉसिबिलिटी दैट इंडिया कैन यील्ड इवन 1 इंच। और खाली नाम के वास्ते कुछ हाई एंड चीज या हाई एंड विस्की या
कुछ ऐसे ही बातें। और एक बात जो उठी थी वो भी ये होगी, वो थी एथेनॉल के लिए आप कॉर्न के थ्रू एथेनॉल अगर इंपोर्ट करके, बट वो भी हमारी शुगर लॉबी ने एक बहुत झंडा मना उठा किया। दिया। तो गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए हैं यहाँ पर, कुछ ऐसी रूम नहीं है उनको, बिकॉज पॉलिटिकल हराकीरी कहते हैं इसको, राइट। और क्योंकि ये ट्रेड डील में ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑपोजिशन को कुछ ना कुछ मौका चाहिए कि कहने के इन्होंने देश को बेच दिया। तो नो डील इज बेटर देन सम डील वेयर इवन 1 or 2 पॉइंट ऑफ ऑपोजिशन को दे दो, जिससे वो अपना नैरेटिव बिल्ड करना। करे। तो गवर्नमेंट बहुत बहुत, इसीलिए हमारी तरफ से मेरा मानना है, विद नो एविडेंस फॉर इट, मेरा मानना है कि हम यूएस से यही कह रहे हैं कि भैया वो एग्रीकल्चर को छोड़ दो अभी के लिए, उसके अलावा हम डील बात करते हैं। एग्रीकल्चर अच्छा में सर, बिल्कुल एक चीज और अलग, बताइए मुझे। वो बाद में देख लेंगे ना, आपको हमारी मार्केट को एक्सेस चाहिए, वो बाद में देख लेंगे, मगर उसके अलावा क्यों नहीं हम ट्रेड डील कर सकते हैं? आपको हमारी जरूरत है, तुमको हमारी जरूरत है, तो कुछ ना कुछ एक मुश्किल सा सिचुएशन को अलग रख कर, जो कॉमनैलिटी है जहां पर आपको भी चाहिए हमारी लो कॉस्ट लेबर और लेबर सप्लाई का एडवांटेज, राइट, और हमें भी आपसे जो चीज खरीदना है, जैसे रशिया से तो मैं तेल खरीदता रहा हूं, मगर आपसे भी कुछ खरीदूंगा, एलपीजी का ऑलरेडी हमने डील साइन किया है, राइट। तो अब मेरे ख्याल में अवॉइडिंग जैसे नेगोशिएट, देखिए फॉर एग्जांपल इन दिस कॉन्टेक्स्ट में कहूंगा कि चीन के साथ, अब चीन अरुणाचल को नहीं मान रही है, राइट, बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे दोनों देशों के बीच, राइट, अभी भी वो पब्लिकली वही कह रही है, फिर भी हमारा ट्रेड डेफिसिट इज हाईएस्ट विद चाइना भैया। ऐसा नहीं है कि अरुणाचल वो नहीं मान रहे और हम भी नहीं मान रहे हैं, तो उसके कारण हम कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। हमारा इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स चीन के साथ है और हमारे हाईएस्ट इंपोर्ट्स चेन से है। तो ट्रेड हो सकता है इवन विदाउट सॉल्विंग एवरीथिंग। इट इज नॉट दैट दो लोगों ने डील कर दिया तो सभी हंकी डोरी सभी तरह के होनी चाहिए। तो पॉलिटिक्स इज द पॉलिटिक्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। डिप्लोमेसी को वही कहते हैं ना कि जितने भी डिफरेंस हो फिर भी एक कॉमन ग्राउंड को आप ढूंढे और उसको डेवलप करें। तो सर यहाँ पे फिर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, देखिए चाइना मुझे लगता है इस मामले में काफी प्रैग्मेटिक है, बट इस बार यूएस ना कुछ ज्यादा ही जिससे को कि एक इगोइस्टिक इशू बन गया है। मतलब हमारे विदेश मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की फोन कितनी बार हो चुकी है, स्टिल वो कोई चीज है जो जिसका ना कि दिलजला आशिक वाली बात हो गई यहाँ पे, मेरे को कोई चीज इतनी पर्सनली बुरी लग गई कि मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, उस पर डील ही नहीं हो रही है, रिजिड हो गया। मतलब इतना रिजिड यूएस को मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरह के मामलों में। वो आपका उसका देश कारण क्या बताऊं मैं, उसका कारण बताऊं, बिकॉज हाँ, इंडिया इज नॉट इम्पोर्टेंट टू अमेरिका। उनका 1.2 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। किसका? यूएस का। 3.2 ट्रिलियन का इंपोर्ट है, 2 ट्रिलियन यूएस एक्सपोर्ट करती है, तो नेट गैप क्या है? 1.2 ट्रिलियन का गैप है। हमारे साथ 50 बिलियन है नेट। तो वो क्यों उस देश के साथ कुछ भी सोचे करे जहां पे वो कोई अफर, देखिए क्या इम्पैक्ट होगा यूएस को, इसके कारण उसकी क्या बदलाव होगी, उसके देश के जनता को क्या फायदा होगा, क्यों? इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट चाइना इज अ $400 बिलियन ट्रेड सरप्लस which is 35% of America's entire trade deficit. तो ये नेचुरली उसको चाइना के ऊपर ज्यादा ध्यान देनी चाहिए ना। तो इंडिया का हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज विदाउट मार्केट, हाँ, बट अमेरिका के लिए वो इंडिया बैक बर्नर में है, वो तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। कल उनके जिंदगी में कुछ बदलेगा नहीं बिकॉज इंडिया के साथ ट्रेड डील कर दिया। इट्स ओनली अ पॉलिटिकल थिंग। और क्या इसका मतलब ये है का भी एक इशू है इसमें जो इंडिया के बारे में है, जो क्या है कि इसमें कि इंडिया एक जो पुतिन की विजिट से भी साबित हुआ कि हम स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, हम किसी की ओर नहीं टिल्ट करेंगे, हमारी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होगी। वैसे पाकिस्तान ऐसा नहीं है, अरे चाहिए रेयर चाहिए ले लो,
आपको बिटकॉइन आपके दामाद को देना है, ले लो। आपको नोबेल प्राइज को नॉमिनेट करना है, ले लो। तो और आप उससे देखो, अमेरिका को सब दे रही हैं बिकॉज पैसा दे रहा है रिटर्न में। हम ऐसा नहीं है, हमारी एक प्राइड है, एक आत्मगौरव है, हम अपना डिसीजंस विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। क्यों बता रहा हूं मैं, देखिए हम रशिया के इतने करीब है, फिर भी जेलेंस्की कुछ एंटी इंडिया बात नहीं करता है, समझे, बिकॉज ही इज द मेन ओपोनेंट ऑफ रशिया ना। जेलेंस्की ने अभी भी इंडिया के बारे में पॉजिटिव ही बात की है। हम ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, जेलेंस्की के साथ भी हम रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, रूस के साथ भी मेंटेन कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि ये मगर अमेरिका को पसंद नहीं है, बिकॉज उनको चाहिए कि मैं आपको पैसा फेंकूंगा तो आप लेट जाइए हमारे सामने और कहिए कि जो भी मैं करूंगा ले लो। पर हम ऐसे देश नहीं है, तो वही एक बहुत बड़ा डिटेरेंट होता है। मगर जब नेगोशिएटिंग टेबल पे होता है, यही स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस जो हमारी है, वही हमारी बेस्ट स्ट्रेंथ है। बिकॉज नेगोशिएटिंग टेबल पे एक वीक एक स्ट्रांग नहीं हो सकता है, दोनों को एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से डील करना है। और हम तो प्रॉब्लम क्या है कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को अपना रहे हैं, मगर वी आर नॉट इंपॉर्टेंट इनफ टू मेक अमेरिका टू थिंक अगेन। तो वो स्थिति में बदलाव कहां से आएगी, जब अमेरिका अपने 10 साल की फ्यूचर के बारे में सोचेगी, तब वो रियलाइज करेगी कि ये चाइना के ऊपर डिपेंडेंस नॉट गुड फॉर देम और इंडिया इज द काउंटर। बट शॉर्ट टर्म में वो कुछ इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज ये एक 10 15 20 साल की बात है, और उतना एक फोरसाइट के साथ सोच के डील करना ट्रम्प की बात नहीं है। वो तो हर दिन की नई सोच के ऊपर आता है, नई चीज के ऊपर आता है, वो कहां 10 साल 15 साल के बारे में सोचेगा। इंडिया इज इंपॉर्टेंट टू अमेरिका ओनली इन अ लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज हमारी लेबर सप्लाई अमेरिकन कंज्यूमर्स को सस्ते से प्रोडक्ट्स बेच सकती है, और उसके क्वालिटी को हाई क्वालिटी में बदलने के लिए हमें यूएस एमएनसी की कारखाने की जरूरत है। जैसे चाइना ने वही किया था, चाइना ने अपने इकोनॉमी को ओपन करने के बाद एमएनसी को इनवाइट किया, और फिर एमएनसी जब आके उधर अपना फैक्ट्री सेट किया, उन्हें चोरी छुपे उस टेक्नोलॉजी को अपना लिया, और फिर चाइनीज प्रोडक्ट्स को उसी क्वालिटी में बदला दिया। हम ऐसा नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे होगा, क्योंकि हम जेन्युइन तरीके से करेंगे, हम चोरी से नहीं करेंगे। मगर क्या है कि वही मैं कह रहा हूं कि ये ट्रेड डील क्यों डिले हो रही है, बिकॉज इट इज फॉर अस देयर इज अ रेड लाइन एंड फॉर यूएस इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो ये टॉक्स जो चल रही है वो इट इज एट अ ट्रेड डेलीगेशन लेवल, तो वो बातचीत करते रहेंगे। तो ये 10 तारीख को इज वन मोर राउंड। अब उससे कुछ चेंज होगा या ना होगा कहना मुश्किल है, हो सकता है आउट ऑफ द ब्लू अगर वो होता। मगर सी इवन पीयूष गोयल जी ने क्या कहा, हम हमारी स्ट्रेंथ्स को कभी हम लेट गो नहीं करेंगे, हमारी सोच को। सी वी आर नॉट यील्डिंग एनीवेयर कहीं पे, बिकॉज इट्स पॉलिटिकली हाराकिरी ना, अपोजिशन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डेमोक्रेसी में ऑलवेज दोनों डेमोक्रेसीज डील कर रही हैं इधर, whereas when you're dealing with any other country it is not like that. One is a democracy, another is a dictatorship का थोड़ा लाइसेंस होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, टफ डिसीजन लेने के लिए। हमारे यहाँ पर इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अभी भी एक कांटे की टक्कर होती है हर इलेक्शन में। ये नहीं एक्सेप्ट फॉर से गुजरात, ओके मे बी कुछ नो अदर स्टेट आप गारंटी से कह सकते हैं कि बीजेपी ही आएगी, आ जाते हैं। मगर प्री इलेक्शन की आप देखिए पोल एनालिसिस सब जो बड़े बड़े दिग्गज टीवी में बैठ के कहते हैं, कोई एक क्लैरिटी से नहीं कहता कि बीजेपी वापस आएगी, गुजरात को छोड़िए बस। अदरवाइज एनी अदर स्टेट में ऑलवेज पॉलिटिकल देखिए, अरे ये महागठबंधन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, क्या है। सो देयर इज अनसर्टेनिटी, बट एंड ऑफ द डे वोटिंग जब होता है उसके बाद रिजल्ट आती है, वो पॉजिटिव आ जाती है। मगर मैं प्री पोल की बात कर रहा हूं जो रनअप, क्योंकि अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये बीजेपी जाएगी हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में और आसानी से इलेक्शन को जीती। अगर वो एक स्थिति बन गई तो एक कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट के ऊपर भी आता है कि हम ये वाली बात कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि ये यूएस इंडिया ट्रेड डील का ब्रेक थ्रू होने के लिए रशिया यूक्रेन वॉर में एक ब्रेक होना चाहिए, ताकि वो एटलीस्ट वो 25% हट जाए। और वो 25 हट गया, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
20-25% बैलेंस टैरिफ और हमारी 6-7% डिप्रिसिएशन, तो हो गए हम फेयरली इक्वल टू अदर कंट्रीज। यस तो यस इतना वो हम सेइंग, और बात हो रही है कि 15 तक गिर सकता है, बट सो इट्स नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन 25 to 10, राइट? तो मेरा मानना है कि अब बहुत ज्यादा हमें फोकस उस पर नहीं करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म टैक्टिकल एलोकेशन। अब होता है तो जरूर अच्छी खबर है, एफआईएस की वापसी देखेंगे और सब अच्छे होंगे, मगर ये होगा होगा करके हर हफ्ते ये हो जाएगा, ये सोचकर कुछ डिसीजन मेकिंग करना बहुत मुश्किल एक्चुअली चीज है। यू कैन नॉट टेक दैट रिस्क अनलेस आप कह सकते हैं कि मैं 5 साल का इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं, तो मुझे देन उसके पहले मैं नहीं देखूंगा मेरे पोर्टफोलियो को, ऐसी राइट। आपकी सोच है, देन इट्स अ डिफरेंट मैटर, बिकॉज डेफिनेटली लॉन्ग रन में ये सॉल्व हो जाएगा। और एफआईएस की इतनी बिकवाली जरूर टर्न इनटू बाइंग, तो ऑटोमेटिक मार्केट कहीं पे न्यू ये 26,000 27,000 की बात छोड़िए, 30,000 की बात होगी, मगर वो कब होगा ये पता नहीं है। उसके बेसिस पर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म में डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं। और और यही इस बात है मेरी कि ट्रेड डील के बारे में अब उतना उसको इम्पोर्टेंस देना छोड़िए। तो मेरा कहना है और कि नहीं, पॉइंट आपका एकदम सही है सर। और सोशल मीडिया के जमाने में 5 साल के लिए कोई बात ही नहीं करता, बहुत कम लोग होते हैं जो 5 साल की सोच दैट इज रहे द हैं। सैड पार्ट। सबको दैट्स अ सैड पार्ट एक्चुअली। एक सवाल सर और है बड़ा, ये जैसे हमने देखा कि एफआई बेच रहा है, प्रोमोटर बेच रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी बेच रही है, एग्जिट ले रहे हैं, सारे वेंचर कैपिटल खरीद रहा है सिर्फ हमारा रिटेल। तो रिटेल की जिम्मेदारी है मार्केट भी चलाए, कंजम्पशन बढ़ाए, इकोनॉमी भी चलाए, और वही सब कुछ जिम्मेदारी ले ले अपने सर पे। ये कब तक चलेगा कि बेचारा रिटेल ही सारी जिम्मेदारी लेगा, मार्केट भी उसको चलाना है, इकोनॉमी भी उसको चलानी है, ट्रेड डील भी उसको देखते रहना है, बाकी प्रमोटर कुछ नहीं करेंगे, प्राइवेट इक्विटी कुछ नहीं करेगी, तो ये रिटेल बेचारा कब तक करता रहेगा? देखिए, रिटेल को बेचारा मत कहिए आप। ओके। बेचारा मतलब इसलिए कि वही सबसे ज्यादा मैं काम कर क्यों कह रहा रहा है। हूँ ना, वो इसीलिए इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहा है क्योंकि उसके हाँ, बाकी के ऑप्शंस और भी, एफडी का रिटर्न और घट भी रहा है, खराब है। तो यस। इसीलिए वो अपनी और सोच से वो अपनी बेहतर के लिए ही कर रहा है। यानी वो बेचारा नहीं है कि वो क्या है कि डिपॉजिट रेट्स घट रहे हैं, राइट? तो क्या चॉइस है? अब 1 साल पहले किसी ने गोल्ड के बारे में उसको बताया नहीं था कि ये 50% रिटर्न दिलवाएगा, राइट? जब 6 महीने के बाद दिखने लगा तो 6 महीने से देख रहे हैं आप गोल्ड की ईटीएफ बढ़ गई। तो अगले साल के लिए मेरा मानना है कि ये गोल्ड की अगर तरक्की ऐसे रहेगी तो वो ही बिगेस्ट रिस्क है इक्विटी मार्केट के लिए, क्योंकि लोग गोल्ड ईटीएफ में जितना ज्यादा पैसा डालेंगे उतना कम ईटीएफ अपना इक्विटी मार्केट में आएगा। तो लोग अपना एक जो भले के लिए सोचते हैं वही करते हैं और इसीलिए गोल्ड पे निवेश कर रहे हैं। तो ये रिटेल बेचारा मत कीजिए, रिटेल भी स्मार्ट डिसीजन मेकिंग कर रहा है। और क्या है कि नोबडी प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर। अगर ये रिटेल को पता होता 1 साल पहले कि स्मॉल कैप का रिटर्न नेगेटिव होगा तो वो स्मॉल कैप में नहीं करता, मगर 1 साल पहले स्मॉल कैप का बेस्ट रिटर्न था, तो रिटेल भी सोचा ये बेस्ट रिटर्न है तो उसी में डालता है। तो वो अपनी एक स्मार्ट एंड सेंसिबल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, और जो टिक के रहेगा उसके लिए लॉन्ग टर्म में रिटर्न बन जाएंगे। मगर जो शॉर्ट टर्म रिटेल, मैं कहूँ इन्वेस्टर नहीं कहूंगा, जो रिटेल ट्रेडर, स्पेकुलेटर या मार्केट पार्टिसिपेंट, ऐसा नाम दे देते हैं, अच्छी बात मार्केट है, पार्टिसिपेंट बेस्ट नाम है यहाँ। वो उनके लिए मुश्किल चीज है, बिकॉज ये स्थिति है। और खास करके मैं कहूंगा कि देखिए, मैं एक चीज सबको याद दिलाना चाह रहा हूं कि इन्फ्लेशन पर ध्यान दीजिए। लो इन्फ्लेशन इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ द इक्विटी मार्केट, और इसीलिए आई वाज वेरी हैप्पी दैट आरबीआई ने रेट कट किया, बिकॉज ये री इन्फ्लेशन की जरूरत है। जरूरत है। पिछले शोज में भी बात किया था। तो इंडिया का बिगेस्ट प्रॉब्लम है ये वाला, जिसको कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, यानी नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी को जो कटवाती है उसके बाद रियल आता है। और अनबिलीवेबल न्यूज सबको पता है क्या? चाइना में नॉमिनल जीडीपी इज लेस देन रियल जीडीपी। व्हाट आर यू सेइंग सर? जाके आंकड़े देखिए।
क्योंकि वो जीडीपी इंफ्लेटर का वो ही गिला उधर नंबर, कोई नंबर में भरोसा नहीं है। हाउ कैन नॉमिनल जीडीपी बी लेस देन रियल जीडीपी? उनका हाँ, नॉमिनल जीडीपी 2% है, रियल जीडीपी 4% है। ये कैसे हो रहा? नेगेटिव डिफ्लेटर है। और ये समझ की बात से बाहर है। वही वो तो टोटली जो भी डालते हैं उसमें वो उनकी है, ये होती है ना। हाँ, तो मैं क्यों कह रहा हूं ये कि हमारे देश में, और खास करके आप कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, लो इन्फ्लेशन हर्ट्स 70% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, जो फूड एंड बेवरेजेस की इंडस्ट्री में है। हाँ, हमारे सीपीआई इंडेक्स में भी उसी का सबसे ज्यादा 40% के करीब है वेट। हाँ, अगर फूड की प्राइस घट गए तो फार्मर और रिलेटेड फार्मिंग रिलेटेड पर्सन के हाथ में कहां से पैसा आएगा भाई? और फिर वो कैसे खरीदारी करेगा? वो तो इक्विटी मार्केट में पैसा नहीं डालता है। रूरल इंडियन, आई मीन B30 सिटीज का बढ़ रहा है, बट वो भी B30 सेमी अर्बन सिटीज का बढ़ रहा है। रियल रूरल इंडिया तो उनको तो इक्विटी मार्केट। तो इन्फ्लेशन हर्ट्स कॉर्पोरेट ईपीएस ग्रोथ, बट इन्फ्लेशन हर्ट्स कंज्यूमर बाइंग ऑल्सो ना। Because those who are the producers, अन्नदाता, those who are producing food for the country, अगर उनकी इनकम घट रही है तो वो कहां से खरीदेंगे भैया? सो वी हैव टू दिस जो है, और इसका सॉल्यूशन कहां से आएगा पता नहीं। बिकॉज ये गवर्नमेंट का भी एक फूड सब्सिडी जो देते हैं ना, एमआरपी, जो नॉट एमआरपी, एमएसपी, एमएसपी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको बढ़ाना है ना। तभी वो फार्मिंग पब्लिक के हाथ में कुछ है। तो वो एमएसपी बढ़ाएंगे तो वो फूड सब्सिडी में आता है, समझिए। तो आज गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो जीएसटी कट एक तरह का सब्सिडी है ना, वो दे रही है मिडिल क्लास और अर्बन को दे रही है। पर रूरल का ख्याल कौन करेगा? अनलेस आप एमएसपी को बढ़ाते हैं, हाउ विल द फार्मिंग कम्युनिटी बेनिफिट? और अगर वो किया तो व्हाट्स अगेन अ ड्रेन ऑन द एक्सचेकर, फिस्कल डेफिसिट की कौन ख्याल रखेगा? सो इट्स अ प्रॉब्लम, मल्टीपल प्रॉब्लम्स दैट हैव टू बी सॉल्व्ड। और इसीलिए प्रोमोटर्स बेच रहे हैं, बिकॉज उनको ग्राउंड लेवल रियलिटी पता है कि ये लो इन्फ्लेशन का हर्ट दिख रहा है उनको, अपने नंबर्स में दिख रही है। इतनी साल से क्या हुआ है, इंटरेस्ट रेट्स की कटौती के कारण और टू सम एक्सटेंट फूड प्राइसेस की कटौती के कारण उनकी ईपीएस को कैसे तरह बहुत से जो इसको इनपुट कॉस्ट यूज करते हैं या हाई इंटरेस्ट कॉस्ट है उनका, उनका ईपीएस तो गिरा नहीं, बिकॉज इनपुट कॉस्ट में सेविंग हो गया, मगर टॉप लाइन ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है। तो इसीलिए वो प्रोमोटर्स कह रहे हैं कि अरे सिचुएशन ऐसी है तो मार्केट में इतना वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं है मेरी कंपनी का, तो मैं क्यों ना प्रॉफिट बुक करूं। उनके एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ओपनली यस। बातचीत में कोई एडमिट नहीं करेगा इसको, मगर प्रैक्टिकली आपको पता है ना कितने आईपीओ के कितने सेल्स हो रहे हैं। इसलिए मैं आईपीओ के बारे में भी कह रहा था ना कि डोंट गो फॉर दोस आईपीओस वेयर द प्रोमोटर हिमसेल्फ इज सेलिंग। को उसका ही कॉन्फिडेंस नहीं है अपने बिजनेस के ऊपर, तो आपको जाके वो शेयर खरीद रहे हैं भैया। सो राइट। मेरा प्रॉब्लम है, बिगेस्ट इशू इंडियन मार्केट के लिए है इन्फ्लेशन। ये लो इन्फ्लेशन से आज क्या हो कि आरबीआई के रेट कट के मार्केट दौड़ता है, बिकॉज रेट कट का इमीडिएट रेट सेंटर से इंपैक्ट करके दौड़ता है। मगर अल्टीमेटली ये सस्टेन्ड लो इन्फ्लेशन is not good for consumption, is not good for corporate EPS, because corporate, not only EPS, corporate capex। अब देखिए ना, मैं फ्रेश कैपेसिटी क्रिएशन क्यों करूंगा अगर मेरी मोटरसाइकिल की दाम 2-3% बढ़ने वाली है और मेरा इंटरेस्ट रेट 7% है। कैपेसिटी, उस कैपेसिटी के लिए मैं 65-70% डेट लूंगा ना। तो अगर 7% में मैं बोरो कर रहा हूं, मेरी प्रोडक्ट प्राइस खाली 2-3% बढ़ने वाली है, तो मैं क्यों नया प्रोडक्ट पे अभी निवेश करूंगा अम्मा? तो कॉर्पोरेट कैपेक्स को हर्ट करती है, कंजम्पशन को हर्ट करती है। तो आप प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट के जीडीपी के 3 हिस्से होते हैं बाय एंड लार्ज। एक होता है गवर्नमेंट का कैपेक्स, दूसरा होता है प्राइवेट कैपेक्स और प्राइवेट, क्योंकि गवर्नमेंट की जो कंजम्पशन होती है, जो भी वो चौथा अंग जो है, वो क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट फॉर गवर्नमेंट लोन, सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एंड पीएसयू एम्प्लॉइज। ये थोड़ी एक ये नॉर्मल सैलरी है जिसका बर्डन है, उस नॉट अ स्पेशल थिंग जब आके कंजम्पशन को एक पे कमीशन आएगी तो थोड़ी बूस्ट आएगी, मानते हैं। मगर ओवरऑल सिचुएशन बिगेस्ट चैलेंज, और इसीलिए आरबीआई का रेट कट में उन्होंने स्पष्ट ये कहा नहीं,
पर मेरा मानना है कि वो भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि इस वक्त में जो चीज की जरूरत है वो है डिमांड को बूस्ट करना और इंटरेस्ट रेट को कट करके बूस्ट इन्फ्लेशन। करना। Yes. तो वो एक अच्छी खबर है, मगर अंटिल दैट सिचुएशन चेंजेस एफआईएस की वापसी भी उतनी नहीं आ सकती है, क्योंकि उनको जो ईपीएस ग्रोथ भी इसी से संबंध है। इसी संबंध है। तो तो ये वही मेरा ग्रोथ, कि द दैट इज व्हाई हम जो बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ द मार्केट कि ये डीआईआई की बाइंग विच इज एक्चुअली रिटेल बाइंग ना, क्योंकि रिटेल निवेशक डायरेक्ट इक्विटी में डालता है या म्यूचुअल फंड को डालता है या इंश्योरेंस में यूलिप में डालता है, ये पैसा घूम फिरा के इट्स अल्टीमेटली रिटेल ओनली नो, रिटेल ओनली, यस करेक्ट। तो उनको भी चॉइस नहीं है, वो स्टॉक्स को खरीदते जा रहे हैं विदाउट अ पॉजिटिव आउटलुक, बिकॉज नहीं तो क्या करेंगे, कौन सा फंड मैनेजर है जो कहेगा कि मेरे को पैसा मत दो, मैं फंड को शट कर रहा हूँ। कुछ महीने पहले स्मॉल कैप फंड में किसी ने शट किया था बस, पर ओवरऑल फ्लेक्सी कैप फंड में थोड़ी मैं शट कर सकता हूँ। इट गिव्स अ वेरी रॉन्ग। नए फंड भी लॉन्च कर लेते हैं, अगर इधर नहीं बनना चलो एक नया लॉन्च करते हैं फिर उसमें। तो वही है बात, मतलब तो वी आर पासिंग थ्रू अ डिफिकल्ट सिचुएशन जो जो हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, राइट। और अभी फॉरेन ब्रोकरेज का कहना है कि अगले साल ईपीएस ग्रोथ 14% बढ़ जाएगा निफ्टी का, मगर अनलेस ये री इन्फ्लेशन होता है मुझे नहीं दिखता कि वो कैसे होगा। अगर 8.7% नॉमिनल जीडीपी है, ईपीएस ग्रोथ कहां से आपको 14% आएगी? सर सिंपल मैथमेटिक्स भी लगाओगे ना तो नहीं आएगी। मुझे तो, मैंने वो वाली रिपोर्ट पढ़ना बंद कर दिया। मैं उल्टा सोचता हूँ जब वो कहते हैं ना कि यार तो इसका उल्टा समझ लो आप, मतलब हाउ कैन यू डू द मैथ? मिरेकल थोड़ी हो रहा है इकोनॉमी में कि कुछ भी आपने एक मैजिक बैंड घुमाया और हो जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि हमारे जो रिटेलर उनके कंधे बहुत मजबूत, और उन्होंने बेल्ट बहुत कस के बांध रखी कि देखते हैं क्या होता है इस बार, आर या पार। लेकिन सर एक चीज बताइए, आपके साउथ में तो गोल्ड के लिए बहुत प्रेम है, सब बहुत ज्यादा उधर सोना लोग खरीदते हैं। तो आपके इस समय आपको बताते होंगे कि सुनील सर देखिए मैंने गोल्ड खरीदा, रिश्तेदारों में दोस्ती में कोई माहौल चल रहा है क्या गोल्ड का खरीदने का? नहीं, वो तो बिल्कुल चल रहा है, मगर क्या है कि मैंने देखा कि अभी बहुत से लोग पेपर गोल्ड में निवेश करते हैं, ओके, ईटीएफ ले लेते हैं। ईटीएफ लेते हैं। दुकान में जाके गोल्ड खरीदना, ऑलवेज वो ट्रेड करते हैं अपना पुराना गोल्ड को, हाँ हाँ। फ्रेश ज्वेलरी परचेसेस को वो अपने पुराने गोल्ड को एक्सचेंज ऑफर में देकर ही ज्यादा कर रहे हैं, ओके। मगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं गोल्ड में वो ज्यादातर ईटीएफ में है, गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में कर रहे हैं। ETF में कर और रहे हैं। अब वो तो एक मिडिल क्लास, एटलीस्ट मेरी समझ और मेरी जो कॉन्टैक्ट है ये सब मिडिल क्लास में है, वो जरूर अपना ईटीएफ में निवेश। और इसमें क्या हो रहा है कि पहले का जो गोल्ड था वो सी धनतेरस पे गोल्ड खरीदना या अक्षय तृतीया पे खरीदना वो एक सेंटिमेंटल परचेज होता है, राइट। और जिन जिनके बेटी होते हैं उनके लिए वो तो एसआईपी तनिष्क में या कहीं पे जाके एक एसआईपी की तरह हर महीने थोड़ी गोल्ड को खरीद लेते थे, वो बात अलग है। मगर जनरली एक मैरिज टाइम पे ही ज्यादातर गोल्ड का एक गिफ्ट के तौर पर न्यू वेड कपल्स को वो एक बहुत बड़ी साउथ में बहुत है। तो 50 सॉवरेन उतने ज्यादा गोल्ड का जो डिमांड होता था वो अब घट गई है। उसमें भी जो ट्रेडिंग करते हैं नहीं फिजिकल गोल्ड का थ्रू द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, खाली मोस्टली दे पुराने गोल्ड को ट्रेड करके ही नई ज्वेलरी को रोटेट करते हैं। मगर फ्रेश जाके कैश को लेकर पैसा को लेकर जाके गोल्ड खरीदना, उसके अलावा अभी ईटीएफ में माहौल बदल गया है। वो एक मैं देख रहा हूँ सोच बदल रही है। एक फंड है सर जो गोल्ड माइनर्स के ऊपर एफओएफ है, हाँ, इंडिया का बहुत साल अपना फंड। डीएसपी का जरा बता रहे ना। हाँ वो बंद है, उसमें तो मतलब इतने लोगों ने पैसा लगा लिया, अब लिमिट क्रॉस हो गई है, आरबीआई जो बैन लगाता है तो उसमें अब नया पैसा भी नहीं ले रहे हैं वो लोग। तो गोल्ड के प्रति लोगों का प्रेम तो बहुत। सर एक लास्ट क्वेश्चन, आप सर बहुत फ्रिक्वेंट ट्रेवलर हैं, देश विदेश में जब भी हम फोन करते हैं तो आप कभी सिंगापुर में, कभी चेन्नई में, कभी दिल्ली में घूमते रहते हैं। क्या पिछले कुछ दिनों में 2-4 दिन आपकी फ्लाइट वाइट कैंसिल हुई क्या? क्वेश्चन भी समझ गए आप। मैं देखिए अनलेस कुछ चांस नहीं है, मैं इंडिगो पे ट्रैवल नहीं करता हूँ। क्यों?
क्यों सर, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन, सबसे एफिशिएंट एयरलाइन, उसमें आप ट्रेवल ही नहीं करते? क्योंकि उधर क्या होता है कि एयरक्राफ्ट का बोर्डिंग नहीं होता है, लोडिंग होता है। अच्छा। ओके। क्या वो अपनों को अगर चॉइस है मेरे पास कि एयर इंडिया में जाऊं, मैं एयर इंडिया भी प्रेफर करता हूँ। अभी भी ओके। एक डिसेंट खाना देते हैं, एयर इंडिया की फ्लाइट में जाओ, यस। राइट, डिसेंट खाना देते हैं और दाम भी करीबन वही था, एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, दाम भी करीबन वही था। तो और एक होमली कस्टमर सर्विस होती है, उतना एफिशिएंट नहीं मगर होमली, यानी थोड़ी लेट हो गए तो एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा वेट एक्सेस था, थोड़ी बहुत वही सजेस्ट करेंगे कि ऐसे एडजस्ट करेंगे। इंडिया को ऐसा नहीं है, रूल बोलेगा यही करेगा वही करेगा, सॉरी सर मेरे हाथ बंधे हैं, नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, और अभी टाइम हो गया, अभी मैं बोर्ड नहीं करता, अरे प्लेन उधर दिख रही है अभी निकला नहीं है, थोड़ा लेट हो गया, अलाउ कर रहे हैं, प्लेन दिख रही है सामने, फिर भी हाँ। अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि रूल बाउंड है उनका। तो वो एक एफिशिएंसी के तौर पर इट्स अ बेस्ट एयरलाइन, बट मैं कहूंगा कि एफिशिएंसी बहुत देख लिया यार लाइफ में, मुझे चाहिए कुछ हमदर्दी, रिलैक्स। कुछ यस यस कुछ यस। नो एक एडजस्टमेंट, राइट। तो वही कह रहा हूं मैं, हाँ, मोस्ट एफिशिएंट ऑप्शन को जनरली वो कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू बी एफिशिएंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी इफेक्टिव। इफेक्टिव, आई तो एग्री। effective नहीं, और और एफिशिएंट बदलाव होता है, चेंज होती जो है, difference। चीज बहुत एफिशिएंसी पे चलती है ना, जो चीज, तो मतलब आप इतना एफिशिएंसी में कि आप आपसे 0.001% की भी गलती हुई ना, सब कोलैप्स हो जाएगा। तो इतनी एफिशिएंसी भी नहीं चाहिए कि आप इतने एफिशिएंट चल रहे हैं कि जरा सी गड़बड़ नहीं हो सकती है। नहीं नहीं, देखिए इंडिगो का प्रॉब्लम मैं बताता हूँ कि उतना बैड विल है, देखिए उसके लिए हम्म। कि ऐसे ही एक घटना हुई तो कितने लोग आके उसके ऊपर ये करें, बिकॉज एवरीबडी हैज फेल्ट द सी एफिशिएंसी इज टेकन फॉर ग्रांटेड भैया, फ्लाइट टाइम यस। पे जाना है, जानी है, ओके। अब वो जाने के कारण कोई खास नहीं है, मगर आप वो एक एक्स्ट्रा माइल आके मुझे लिए एक एक्स्ट्रा सर्विस करते हो तो वो याद रहती है, राइट। तो एफिशिएंसी इज टेकन फॉर ग्रांटेड, बट इफेक्टिवनेस जो मैं बात कहता हूँ, तो उसमें इंडिगो मेरे लिए वही था कि वो बहुत एफिशिएंटली सुबह ट्रिवेंड्रम में शुरू करेगी, रात को श्रीनगर में एंड करेगा या बागडोगरा में एंड करेगा। एक प्लेन को उतना वो 4-5 फ्लाइट एक दिन में एक प्लेन चलती है, तो एक एफिशिएंट ऑपरेशन है, इसलिए उनकी जो प्रॉफिट मार्जिन ये जो है फंटेस्टिक है। मगर कस्टमर सर्विस की इंडस्ट्री में है, राइट, बी कस्टमर टू सर्विस सी की में industry में। हाँ, थोड़ा तो लीनियंट होना चाहिए। इट्स लाइक द होटल इंडस्ट्री यार, एफिशिएंट होटल पे कौन जाएगा यार, मुझे उधर भी नाम है, एक आईबीएस होटल्स है, प्योरली हम्म। एफिशिएंट, राइट। वो इवन रूम सर्विस में जाके वो ऑर्डर करोगे, वो जो पैकेट देते हैं ना, डब्बा में पुलाव देते हैं, वही हाँ। प्लेट बन जाता है। और वो प्लेट को लेकर ऐसे थ्रो कर दो, वो ये नहीं बड़े वो बहुत एफिशिएंट है यूसेज में, राइट। मगर क्या है कि होटल सर्विस इंडस्ट्री है यार, मैं थोड़ी एक एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट ऑफ, तो वही मैं कह रहा हूँ, लग्जरी। होटल ये सब सर्विस इंडस्ट्री है। एफिशिएंसी क्या है कि गुड, इट्स गुड फॉर प्रॉफिट्स, सो इंडिगो मे बी वाज अ गुड शेयर टू इन्वेस्ट इन, बट नॉट अ गुड फ्लाइट टू ट्रैवल इन, दैट्स द वे आई लुक एट इट। नहीं, एकदम परफेक्ट आपने बात कही सर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शो को खत्म करूंगा एक लाइन बता के। जब मैं पीजी कर रहा था लखनऊ यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी प्रोफेसर आभा अवस्थी, उन्होंने एक लाइन बोली थी हम लोगों को कि यू कैन नॉट लिव योर लाइफ ऑल द टाइम इन लॉजिकल एक्शन। लाइफ इज नॉट बिल्ट ऑन दैट। तो ये हर समय लॉजिकल, हर समय एफिशिएंट और एकदम परफेक्ट, ये मिस्टर परफेक्ट बनने की जो आदत है ना, ये कहीं कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो मुझे लगता है कि ये उसका एक खामियाजा था। वो तो नेट नेट सर। परफेक्शन तो डेफिनेशन में प्रॉब्लम है, आपको यस। परफेक्शन होनी चाहिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन में। करेक्ट। कस्टमर को कहना चाहिए कि आप परफेक्ट हो, कब कब करेगा परफेक्ट, जब कस्टमर का कोई इम्परफेक्शन होता है और आप उसको माफ करके उसको अच्छी तरह ट्रीट करते हो। तब आप ये परफेक्ट। का परफेक्शन नहीं है कि कस्टमर भी परफेक्ट हो, मैं भी परफेक्ट हूं तो सब ठीक ठाक चलेगा। वो हो भी नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, ये बात सही। एयर इंडिया वाले कई बार जो है 15 किलो से 15.5 हो गया तो ठीक है, जाने दो यार, आधा किलो में कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन इनके यहाँ तो नहीं नहीं साहब, सिंपल वो सी बात, 100 ग्राम कम करो आप। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, मेरे जो इंडिगो में ये हुआ और एयर इंडिया हम्म। में भी वही हुआ कि मेरी लगेज थोड़ी एक्सेस वेट थी हम्म। और मेरी हैंड लगेज थोड़ी कम थी। हम्म। एयर इंडिया वाले ने बोला मैं दोनों को साथ मिलाकर
अलाउ कर देता हूँ। इंडिगो ने कहा नहीं सर, वो अलग ये अलग, आप चाहे तो यहाँ से कुछ सामान उठाकर उसमें डालिए तभी उसमें मैं डालिए। करूंगा। तो मुझे हाँ जाके सूटकेस को अलग करके उससे को जो सिक्योरिटी में जा सकता है उसी सामान को चुनकर मेरे हैंड लगेज का वेट को मेरे को बढ़ाना था। और उसको कब, अरे दोनों एक ही फ्लाइट में जा रही है, मैंने कहा उसके ये भी ऑप्शन दिया कि मेरे हैंड लगेज को चेक इन कर लो भैया, मैं खाली मेरा लैपटॉप हाथ में ले लेता हूँ। नहीं सर, राइट। वो हैंड लगेज अलग है, ये अलग है। अरे इतना वही बोल रहा हूँ ना, देन यू फील के इरिटेटेड ना, कि हर व्यक्ति घर में एक वेइंग मशीन रखे, हर सूटकेस के साथ आप भी खड़े हो जाओ, फिर अपनी वजन को भी उसमें नाराजगी से देखो और फिर ये वही होता है ना। और इसीलिए क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट respected airline or the most wanted airline, यस। ये मोस्ट एफिशिएंट एयरलाइन, मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइन करने से, राइट, एक चीज गलत होती है तो हजार लोग आपको बुरा तो आज देखा है ना, न्यू डेफिनेशन डाला है, इंडिगो ने नाम बदल दिया, आई डोंट गो आई डोंट नो। और इट एग्जैक्टली। डजंट गो, नहीं, इट और डजंट गो, ऐसा कुछ इट डिड मैंने नॉट गो। इट डिड नॉट गो, ऐसा कुछ डाल दिया था। तो ये होता है, तो ये यस। अच्छी बात है कि, और हमारे कैपिटल मार्केट्स में भी यही सीन है। आप परफेक्टली एफिशिएंट कैपिटल मार्केट होते तो किसी का पैसा नहीं बनेगा भैया। हाँ, फिर क्यों बनेगा? अगर इतना इम्परफेक्शन से ही पैसा बनता है आपको, अगर सब अनएक्सपेक्टेड किसी। कुछ इतना प्रिडिक्टेबल और परफेक्ट हो जाएगा तो फिर पैसा कैसे बनेगा? फिर तो सब एफडी टाइप का हो जाएगा। एग्जैक्टली। वेरी इंटरेस्टिंग सर, बहुत मजा आया बातचीत करके। हम लोगों ने आज डेटा लोड की बजाय थॉट लोड किया कि आप लोग सोचें कि क्या क्या चीजें हो रही हैं और मार्केट को थोड़ा सा इस महीने, मतलब वन लाइनर्स ये है कि दिसंबर महीना थोड़ा ठंडा रहेगा एंड लो इन्फ्लेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम नाउ। करेक्ट, करेक्ट, यही आपने यही सही फिर समराइज कर दिया। यही दैट इज हेडलाइन हम वेरी लोग गुड। करके और तीसरा है, ट्रेड हम्म, डील के बारे में सोचना बंद करो। कम कम कीजिए, बंद नहीं कर सकते हैं, अरे कम जब कीजिए। होगा तब होगा, आपके कंट्रोल होगा में तो नहीं, आप होगा, क्यों yes। सोचे? जब वो होगा तो अपनी देखिए इन्वेस्टमेंट वही। डिसीजन मेकिंग में उसको फैक्टर मत कीजिए अभी के लिए। यस। ओके सर, थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते हम लोग फिर देखेंगे और अगले हफ्ते हम लोगों को फेड का भी कुछ कुछ पता चल जाएगा कि उसने क्या रेट किया का भी उसके पता लिए। चल जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। यस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।